गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 2 है। सॉरी अनफॉर्चुनेटली कल लाइट चली गई थी एंड वी हैव वेटेड फॉर कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए दोबारा। वो नहीं आई और जहाँ पे हम लोग अपना नया इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि वहाँ पे बैकअप हो, पावर बैकअप हो, सो दैट अवर क्लासेस विल नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं लिखा रहा था द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेंट और एविड्रा। लिखिए, इसमें हिंदी मीडियम में लिखिए। हाँ, उसके बाद लिखना है, उसके बाद देखिए एविडेंस शब्द की उत्पत्ति, एविडेंस शब्द की उत्पत्ति, एविडेंस शब्द की उत्पत्ति। एविडेंस को इंग्लिश में लिख लेना आप लोग भी, ठीक है ना। एविडेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द एविडेंट या एविड्रा, एविड्रा से हुई, एविडर से हुई, जिसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना, किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना और स्पष्ट रूप से साबित किए जाने से है, और स्पष्ट रूप से साबित किए जाने से है, और स्पष्ट रूप से साबित किए जाने से है, और स्पष्ट रूप से साबित किए जाने से है। आप लोग लिखिए टू शो क्लियरली, टू शो क्लियरली और टू डिस्कवर क्लियरली, और टू डिस्कवर क्लियरली, और टू डिस्कवर क्लियरली। ठीक है, पैराग्राफ से लिखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ BSA is the object of BSA is to help the courts to ascertain the truth, uncertain मत करना, ascertain the truth, to ascertain the truth and to prevent protracted inquiries, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य यह है कि यह न्यायालय को सत्य की निश्चितता तक पहुंचने में मदद करती है, न्यायालय को सत्य की निश्चितता तक पहुंचने में मदद करती है, तथा किसी भी जांच या प्रक्रिया को लंबित होने से निवारित करती है, किसी भी जांच या प्रक्रिया को लंबित होने से निवारित करती है। आगे लिखिए, उसी में आगे लिखेंगे, उसी में The purpose of Indian Evidence Act to create a uniformity in practice, to create a uniformity in practice, of the court भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, मैंने एविडेंस लिखवा दिया क्या, तो प्लीज आप उसको ना साक्ष्य लिखना, BSA कर देना, जहां पे भी मैं एविडेंस लिखा हूं ना वो प्लीज BSA कर दीजिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक और उद्देश्य यह है कि
यह न्यायालय में एक रूपता प्रदान करती है, यह न्यायालय में एक रूपता प्रदान करती है, यह न्यायालय में एक रूपता प्रदान करती है, यह न्यायालय में एक रूपता प्रदान करती है। पैराग्राफ सेंस करके लिखिए, there are three main essential principles, there are three main essential principles under the law of evidence, under the law of evidence, under the law of evidence, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस को बार बार मेरे मुंह पे एविडेंस आ रहा है तो आप प्लीज अंडर द लॉ ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर देना, अंडर द लॉ ऑफ बीएसए कर देना, एविडेंस को काट के बीएसए। इंग्लिश हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तीन मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार हैं, तीन मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। तुम भी हिंदी मीडियम वाले बीएसए कर लो, ठीक है ना, क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा डिक्टेशन में। तीन मुख्य स्तंभ निम्न प्रकार है, तीन मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार है। पहला लिखिए, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, एविडेंस मस्ट कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, एविडेंस मस्ट कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। यहाँ पे एविडेंस लिखना है, बीएसए मत करना, ठीक है ना। एविडेंस मस्ट कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, साक्ष्य, साक्ष्य, साक्ष्य विवादक विषयों से संबंधित होना चाहिए, साक्ष्य विवादक विषयों से संबंधित होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। अनुश्रुति साक्ष्य, अनुश्रुति साक्ष्य, अनुश्रुति साक्ष्य को ग्राह्य नहीं होना चाहिए, अनुश्रुति साक्ष्य को ग्राह्य नहीं होना चाहिए, अनुश्रुति ग्राह्य साक्ष्य को ग्राह्य नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य हर मामले में दिया जाना आवश्यक है, हर मामले में दिया जाना आवश्यक है, सर्वोत्तम साक्ष्य हर मामले में दिया जाना आवश्यक है। पैराग्राफ सेंस करके लिखिए, The Old Indian Evidence Act, the Old Indian Evidence Act 1872 was drafted by, the Old Indian Evidence Act 1872 was drafted by Sir James Fitzstephen, Sir James Fitzstephen। I don't know ये सवाल अब आएगा नहीं आएगा, लेकिन I don't want to take chance, तुम लिख लो बस एक लाइन और। सर जेम्स फिट्जस्टीफन, पुराना साक्ष्य अधिनियम, पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सर जेम्स फिट्जस्टीफन द्वारा बनाया गया, सर जेम्स फिट्जस्टीफन द्वारा बनाया गया, सर जेम्स फिट्जस्टीफन द्वारा बनाया गया। ठीक है, बैरेक्ट लेके आप लोग क्यों नहीं लेके आए यार, बैरेक्ट तो लेके आओ ना, ऐसा कैसे हो सकता है नहीं मिला। आसपास के कमल प्रकाशन से मंगाओ, भारत लॉ हाउस से मंगाओ, देयर आर सो मेनी शॉप्स इन दिस सिटी। एक साथ जिसको भी जितना, देखिए मैं अपनी तरफ से ऑर्डर कर दूंगा, आप लोगों को जितना भी चाहिए मुझे बताइए कि कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आई विल मेक ए कॉल टू द कमल प्रकाशन और या फिर भरत वाले को, दे विल सेंड इट इमीडिएटली, वो भिजवा देंगे यहाँ पे। आपको जितनी भी बैरक की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपका जाना नहीं हो पा रहा है वहाँ पे तो आप मुझे बोलिए, उनको फोन करके यहाँ पे मंगवा दूंगा सेंटर पे ही अपने। लेकिन प्लीज बैरक के साथ आइए। ए पर्सन विदाउट बैरक इज लाइक ए बैट्समैन विदाउट बैट। तुम लोग भी प्लीज अगर स्लो पढ़ना चाहते हो तो बैरक तो मैंडेटरी है, ये की है। आप जितना इस टाइम पे अपने बैरक को रंगने में अंडरलाइन करना या फिर कोई भी चीज मार्क करना, ये बेसिक फंडामेंटल है इस लो का। आप अपने बैरक को बिल्कुल रंग दो हाईलाइटेड करके, या फिर कोई भी चीज जो आपको मैं आपको एक्स्ट्रा कोई बता रहा हूँ तो आप उसको यहीं पे नोट करना सीखिए। देखिए जो बच्चे बैरक से पढ़ते हैं उनको ये एविडेंस का जो एक्ट है अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको पढ़ने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं पूरे में। 2 घंटे की सिटिंग में उस एक्ट को खत्म कर देता है। लॉ में क्या होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो इट वुड टेक अराउंड, इसी छोटे से एक्ट को पढ़ने में 7 से 10 दिन लग जाएंगे।
लेकिन जब आप इसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन आपने अगर इस बैरेट का लगा लिया है, मल्टीपल टाइम आपने इस बैरेट को रिवाइज कर लिया है, आपने बहुत सारी बातें इस बैरेट को थोरोली पढ़ लिया है, तो एक बात याद रखना, ये बैरेट लास्ट में जब एग्जाम का टाइम होगा आप इसको आधे घंटे में, 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे तक में आ जाओगे आप इस बैरेट में। सीआरपीसी का जो बैरेट होता है ना, अब सीआरपीसी होगा जिसको भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता हो गया, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, या फिर आप सीपीसी की बात कर लो, आप सीपीसी के बैरेट को भी पढ़ने में 3 से 4 घंटे में बंदा पूरा बैरेट खत्म कर देता है, 3 से 4 घंटे में पूरा बैरेट खत्म हो जाता है। तो जबकि इनिशियली जब पढ़ते हो आप तो 10 दिन लगते हैं आपको, तो लोगों को जितनी बार हम पढ़ते हैं वो उतना ही कंप्रेस होता जाता है, उतना श्रिंक होता जाता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो बैरेट से और आप चाहते हो कि आप नोट्स का सहारा लो, मेरे नोट्स हैं, उस नोट से तुम्हारा पीटी प्रीलिम्स निकालने में तुम्हें हेल्प करेंगे, ये पर हेल्प करेंगे, सिर्फ एडिशनल है, जैसे कहते हैं ना सप्लीमेंट होते हैं, पूरक है, वैसे हैं सर नोट्स। मेन जो चीज है वो बैरेक्ट है। मैं तुमको नोट्स में उलझाना नहीं चाहता कि तुम्हारे 2-2 4-4 पन्ने के नोट्स बने हुए, नोट्स अच्छी चीज है, पर पहले बैरेक्ट पे कमांड होना चाहिए, फिर नोट्स है। नोट्स आर ऑलवेज सेकेंडरी, बैरेक्ट इज प्राइमरी। प्लीज बैरेक्ट लेके आइए, मैं मंगवा दूंगा आप लोगों के लिए। लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। थोड़ा सा एक टॉपिक लिख लीजिए, मैं इस टॉपिक को भी लिखवाना चाहता हूँ कि कल को किसी एग्जाम में आना जाए। लिखिए व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स, क्वेश्चन बना के लिखिए व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, या मुख्य बिंदु क्या है, व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स, मेजर हाइलाइट्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखिए अपन, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट लिखिए, it provides that evidence includes, it provides that evidence includes, it provides that evidence includes any information given electronically, comma, which would permit appearance of witnesses, comma, accused, comma, experts and victims through electronic means, हिंदी में लिखिए, ये उपबंध करता है कि साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई सूचना जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दी गई सूचना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से साक्षियों, अभियुक्तों माध्यम से साक्षियों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति को अनुज्ञात करेगा। छूट गया था कुछ, रिपीट करूं इंग्लिश में। It provides that evidence includes any information given electronically which would permit appearance of witnesses, accused, experts and victims through electronic means, ठीक है।
दूसरा पॉइंट लिखिए, इट प्रोवाइड्स ये किसी इलेक्ट्रॉनिक, साथ साथ लिखेंगे प्लीज, थोड़ा सा तेज लिखना। इट प्रोवाइड्स फॉर admissibility of an electronic or digital record. It provides for admissibility of an electronic or digital record. ये किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख, ये किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का उपबंध करता है, को साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का उपबंध करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस having the same legal effect comma validity and enforceability as any other document validity and enforceability as any other document ग्राह्यता का उपबंध करता है और जिसका वही विधिक प्रभाव कोमा विधि मान्यता और प्रवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य दस्तावेज की होती है, प्रवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य दस्तावेज की होती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्लीज, इट सीक्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस to include copies made from the original by mechanical processes ये द्वितीयक साक्ष्य के क्षेत्र का विस्तार करता है ताकि मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां कोमा दस्तावेजों के प्रतिलेख के साथ उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उनका निष्पादन नहीं किया था कोमा तुलना की जा सके और किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत, थोड़ा बड़ा पॉइंट है, लिख लीजिए, मौखिक वृत्तांत जिसमें उन्हें स्वयं देखा है और मूल अभिलेख का मैचिंग हैश वैल्यू देना
द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। बस ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ तक हो गया। इंग्लिश मीडियम में कहां तक लिखवाया था अपन ने? मैकेनिकल प्रोसेसेस लिखाया था, कोमा कॉपीज मेड और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कॉपीज मेड और कंपेयर विद द ओरिजिनल, कॉपीज मेड और कंपेयर विद द ओरिजिनल, कोमा काउंटर पार्ट्स, कोमा काउंटर पार्ट्स, कोमा काउंटर पार्ट्स compared with the original, comma counterparts of documents, of documents, of document as against, as against, as against, as against the parties who did not execute them, as against the parties did not execute them, and oral accounts, and oral accounts of the contents of a document, and oral accounts of the contents of a document, contents of a document given by some person, given by some person who has himself seen it, given by some person who has himself seen it, who has himself seen it, and and giving and giving and giving matching hash value, and giving matching hash value, hash value, matching hash value of original record, of original record, of original record will be admissible, will be admissible as proof of, as proof of evidence, as proof of evidence in the form of secondary evidence, in the form of secondary evidence, will be admissible as proof of evidence in the form of secondary evidences. कहां से तुलना की जा सके और किसी व्यक्ति द्वारा, और किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की अंतर वस्तु का मौखिक वृत्तांत। बाकी कवर है, ठीक है। एक बार आप निकालिए सेक्शन 63 में जो बातें इन्होंने नए वाले प्रोविजंस में ऐड किए, मैं आपको उनको दिखाना चाहता हूं। अब आप लोगों के पास तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, आपके पास जब होगा तब आप देख लीजिएगा। उसमें देखिए ये हैश वैल्यू क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो उसमें क्या होती है ना, पर्टिकुलर हैश वैल्यू होती है। वो हैश वैल्यू फिक्स होती है कि वो उसी डिवाइस की होती है हर चीज के साथ। जैसे जब भी कोई चीज कोडिंग में बनती है, समझिए इस चीज को, ये जो जितने भी प्रोविजंस है ना, मतलब ये बताना चाह रहा है कि अब जो नए वाले प्रोविजंस है उसमें आप ये भी बता सकते हो कि जो चीज, जिस मान लीजिए कोई डीवीआर से कोई इन्होंने फिल्म उठाई या कोई वीडियो उठाया किसी डीवीआर में। अब डीवीआर क्या होता है, डीवीआर एक सेट टॉप बॉक्स जैसा होता है। सेट टॉप बॉक्स जैसा ना टीवी में सेट टॉप बॉक्स लगता है, वैसा क्या करता है, उसमें एक हार्ड डिस्क होती है और वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता रहता है और ऑटोमेटिकली 7 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे भी उसमें डिलीट करता रहता है। पुराने वीडियोस डिलीट होते हैं, नए वीडियोस उसमें स्टोर होते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं पूरा बोल दूंगा, पूरा वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जनरली क्या होता है, अब पहले क्या था कि ये सारे पॉइंट्स जो थे, कॉपीज मेड फॉर ओरिजिनल, कंपेयर ओरिजिनल, एग्जीक्यूट किया है नहीं किया, लेकिन ये हैश वैल्यू वाला पॉइंट नया इन्होंने ऐड किया है। आप एक बार शेड्यूल देखिए, जिनके पास नया एक्ट है वो एक बार शेड्यूल देखिए। शेड्यूल में उनको शेड्यूल निकालिए एक बार, और शेड्यूल में मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जो पार्ट बी है शेड्यूल का जो पार्ट बी है उसमें लिखा हुआ है, आई स्टेट दैट हैश वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड ऑब्टेन थ्रू द फॉलोइंग एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम्स क्या होती है ना, जैसे आपके डीवीआर से वो वीडियो लिया है तो उसकी एल्गोरिदम और वो जो वीडियो की एल्गोरिदम है वो सेम होगी। बता रहा हूँ, एल्गोरिदम को एल्गोरिदम ही लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ, हैश को हैश ही लिखा है, वो टेक्निकल टर्म सही है।
हैश को ऐसे लिखा हुआ है, हैश वैल्यू। अब हैश वैल्यू क्या होती है सर? हैश वैल्यू उसी का एक काउंटर पार्ट होती है। ये समझ लो कि जैसे हम लोग ऐसे कहते थे कि कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल होता था, वैसे इलेक्ट्रॉनिक में भी होने लग गया अभी ये। अरे जिन लोगों ने पुराना एविडेंस पढ़ा हुआ है उनको ये पता है कि अगर एक ही फोटोकॉपी अलग अलग चीज से निकली है, जैसे मान लीजिए ये एक ओरिजिनल था, ठीक है ना। अब एक मैकेनिकल प्रोसेस से, मतलब एक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मैंने इसकी 1:10 पर, दिन में 1:10 पे, आप लोग ऐसे पेपर चाहिए तो मैंने फोटोकॉपी का कमांड दे दिया, ठीक है ना। ओरिजिनल को रखा और मैंने इसको बोला कि यार इसके ना 4 सेट बना दो। तो कॉपीज में क्या होता है ना कि कॉपी सेट नंबर 1, 2, 3, 4 क्या होता है, अभी बहुत बाद में समझाऊंगा ये चीज, लेकिन हल्का सा समझ लो क्या चीज होती है कि सर ये जो ओरिजिनल की सब जो बनी है ये सब सेकेंडरी एविडेंसेस हैं। ये प्राइमरी एविडेंस है, ये सेकेंडरी एविडेंस है, मतलब ये प्राथमिक साक्ष्य और ये द्वितीयक साक्ष्य है। लेकिन ये जो कॉपीज है आपस में, ये एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है। क्या ये एक दूसरे की? ये एक दूसरे की प्राइमरी है, ये एक दूसरे की सेकेंडरी नहीं है। वैसे ही अगर आप किसी डीवीआर से कोई वीडियो को निकाल लेते हैं, उसकी जो हैश वैल्यू है, यहाँ पे देखना आप शेड्यूल 2 के अंदर एक्सपर्ट दिया हुआ है। शेड्यूल के अंदर पार्ट बी है, इसके अंदर लिखा हुआ है, जहां पे वो क्या कह रहा है, एक्सपर्ट ऐसे कह रहा है, आई स्टेट दैट हैश वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉलोइंग एल्गोरिदम SHA1, SHA256, MD5 और अदर, जो भी लीगली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, वो हैश रिपोर्ट को उसके साथ लगाएगा। हैश रिपोर्ट क्या होती है सर? कि जो डीवीआर है, मान लीजिए मर्डर हुआ है, ये एक डीवीआर थी, इससे एक वीडियो आपने लिया, तो ये जो वीडियो की जो हैश वैल्यू होगी ये डीवीआर से मैच करेगी। सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तुम्हारे फोन में एक फोटो है, ठीक है, तुम्हारे फोन में अगर वो फोटो खिंची हुई है, तुम्हारे फोन से वो फोटो खिंची है, तो उसमें से वो बताता है ना कि भाई डिटेल्स में जाते हैं अपन, तो बताता है कि भाई कौन से मॉडल से खींची है, कितने टाइम पे खींची है, क्या खींची है, ये सब हैश वैल्यू का काम है। अगर इस डीवीआर से ये वीडियो ऑब्टेन किया है आपने, तो फिर वो कह रहा है, जो एक्सपर्ट है इसके अंदर, पार्ट भाग ख के अंदर, वो ये लिख रहा है, मैं कथन करता हूं या करती हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिदम के माध्यम से अभिप्राप्त हैश मान है। मतलब जो ये लिया है ये सेम चीज से लिया है। ये प्रोविजंस पहले नहीं थे, ये नए ऐड किए गए हैं। थोड़ा समझ में आया? पहले ये हैश वैल्यू वगैरह की बात नहीं होती थी, लेकिन अब इनको भी ऐड करने लगे। जनरली क्या होता है कि आपका फोन बता देगा, जैसे अब मैं बताऊं तुम्हें, एक फोन की कंपनी थी, नई नई आई थी इंडिया में नई नई क्या आई थी, इंडिया की ही कंपनी थी, एक नाम नहीं लूंगा कंपनी का। अब वो कंपनी क्या करती थी ना सर, वो कंपनी ऐसा करती थी कि फोन्स को असेंबल करती थी, और वो चाइना से जो फोन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, वैसे, लेकिन अपनी ब्रांडिंग खुद की करते थे वो लोग, ठीक है, खुद का ब्रांड लगा के चाइना से फोन मंगवाते थे। अब उन्होंने एक एड चलाया और एड में एक वीडियो दिखाया। एड में क्या दिखाया? एक वीडियो। किसी ने उस वीडियो को डाउनलोड किया और उसकी पूरी कंपोनेंट निकाले, कहां से कितने, ये वीडियो किस चीज से शूट हुआ है, और बाद में मालूम पड़ा कि ये सोनी का जो डीएसएलआर होता है ना, उससे शूट हुआ है वीडियो। और कंपनी कह रही है कि हमारे फोन में वो काबिलियत है, फोन के कैमरा में वो काबिलियत है। आप समझ में आ रही है बात कि कैसे ये पता लगा? क्योंकि हैश वैल्यू मैच नहीं करती चीजों से। तो उसने ओरिजिनली वो फोन भी परचेज किया होगा, उसने एक फोटो उससे भी क्लिक करी होगी, और उसने सेम वीडियो की क्वालिटी को कंपेयर किया होगा, तब उसको पता लगा कि ये जो क्वालिटी है पर्टिकुलर, ये उसकी एक वैल्यू है। तो डिजिटल रिकॉर्ड में क्या होता है, पहले ये सब नहीं था प्रोविजन, अब ये सबको ऐड किया इन्होंने। अभी साइबर एक्सपर्ट जो होते हैं उसकी भी एक रिपोर्ट लगा दी इन्होंने। समझ में आई बात? अब ये तो विद द केस लॉस हमें पता लगेगा। अब केस लॉस के साथ हमें पता लगेगा कि ये जो रिपोर्ट है जो इन्होंने बनाई है इन्होंने शेड्यूल में, कि ये हर केस में मैंडेटरी है या सिर्फ पार्ट ए ही मैंडेटरी है। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई क्लेरिफैक्टरी नहीं है, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है कि किन केसेस में पार्ट बी वाला जो भाग 2 का है, जहां एक्सपर्ट अपना एक सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको देना पड़ेगा। वो क्या शर्तें हैं, अभी तक कोई क्लेरिफैक्टरी प्रोविजन नहीं है, तो जुलाई में लागू हुआ है ये एक्ट।
सिर्फ सिंपल आप एक सर्टिफिकेट दोगे जो पहले 65B4 का सर्टिफिकेट था, क्या उसी से काम चल जाएगा? ये फिर एक्सपर्ट वाला पॉइंट क्यों लगाया इन लोगों ने? इसके रिगार्डिंग क्लैरिफैक्टरी नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको क्यों लगाया गया, उसको क्यों बनाया गया। जैसे हम एक पढ़ेंगे वैसे हम और पता लग जाएगा, अगर कहीं इसमें दिया हुआ तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक तो मेरी नॉलेज में है नहीं। ठीक है, इसको क्यों इन्होंने ऐड किया वो तो केस लॉज के थ्रू पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आप 4th पॉइंट लिखिए, इसमें एक चौथा पॉइंट और लिखिए। उन तथ्यों को सीमित किया गया जो जो ग्राह्य हैं। चौथा पॉइंट लिखिए, उन तथ्यों को सीमित किया गया जो ग्राह्य हैं और और न्यायालय द्वारा इसके संदर्भ में प्रमाण दिया गया। न्यायालय द्वारा इसके संदर्भ में प्रमाण दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से न्यायालयों के आचरण के नियम को और अधिक सुस्पष्ट व एकरूपता लाई गई। फोर्थ पॉइंट लिखिए हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में लिखिए। दिस अधिनियम introduced more precise and uniform rules. This अधिनियम introduced more precise and uniform rules of practice of courts and also puts limitation on the facts which are admissible in the court. Done? ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए हेडिंग डालिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये अधिनियम, एक्ट मत करो तुम लोग भी, अधिनियम लिखो, मुझे अधिनियम ही बोलना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट को जगह अधिनियम कर लेना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस अधिनियम, एक्ट नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब क्या लिखना है? अधिनियम। और हम जो सीआरपीसी में क्या लिखते थे, कोड नहीं लिखना है, संहिता लिखना है वहां पे, क्योंकि अब नाम पूरा बदल चुका है। जहां कोड है वहां संहिता है, जहां एक्ट है वहां अधिनियम है। थोड़ी सी हैबिट चेंज करेंगे, ठीक है। तुम बाकी चीजों में लिखते हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोग लिख देते हो दिस एक्ट प्रपोज टू, दिस एक्ट प्रोवाइड्स सो एंड सो, लेकिन यहाँ लिखना है आपको दिस अधिनियम गिव्स यू, दिस अधिनियम प्रोवाइड्स यू। हिंदी मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले भी अधिनियम ही कहते थे, ऐसा ना, भारतीय संविधा अधिनियम, उनको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे विशेषकर इस बात पे ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी इस चीज एविडेंस के लिए लिख रहे हैं, देखिए एविडेंस में नंबर नहीं मिलता है, मेंस में नंबर नहीं मिलते हैं, जनरली इसलिए नहीं मिलते क्योंकि बच्चा जो उस एक्ट की जो मूल भावना है उसको समझ के नहीं लिख पाता है। जनरली क्या होता है कि किसी भी बच्चे से पूछ लो आप इंटरव्यू के पर्पज से कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो बच्चा क्या कहता है, सर एविडेंस एक्ट। मैं अगर 100 बच्चों की बात करता हूँ तो 90 बच्चे अपना फेवरेट क्या कहेंगे, एविडेंस। क्यों एविडेंस को फेवरेट कहते हैं उसका रीजन मैं बताता हूँ। सिंपल एक्ट है, आसान एक्ट है, एक ही बार में समझ में आ जाता है। लेकिन ये एक्ट
ये एक्ट टिपिकल हम लोग बनाएंगे इसको। ये एक्ट आसान तो है लेकिन इसको मैं क्या बना दूंगा, टिपिकल, ताकि आप लोग उसको और डिटेल समझ पाए। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस अधिनियम, इस अधिनियम की कहाँ का लागू, लिखिए इसमें, दिस अधिनियम अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, दिस अधिनियम अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये अधिनियम, दिस अधिनियम अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये अधिनियम, ये अधिनियम न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई में, यह अधिनियम न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई में लागू होगा, लागू होगा, लागू होगा। लागू होगा। दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, all judicial proceedings in judicial proceeding in or before any court, in or before any court, including court martials, including court martials, including court martials, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, सेना न्यायालय भी सम्मिलित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, where does not apply, where does not apply, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, where does not apply, कहाँ लागू नहीं होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, कहाँ पे नहीं लगेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट अप्लाई ऑन एफिडेविट्स, ऑन एफिडेविट्स presented to any court or officer, presented to any court or officer, presented to court or officer। पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष दिए गए शपथ पत्र पर, किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष दिए गए शपथ पत्र पर, किसी न्यायालय किसी अधिकारी के समक्ष दिए गए शपथ पत्र पर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे प्लीज, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, पहली वाली चीज ही है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट अप्लाई proceedings before arbitrator, does not apply the proceedings before an arbitrator। इसमें लिखिए, इसमें लिखेंगे, किसी मध्यस्थम के कार्रवाई पर लागू नहीं होगा, किसी मध्यस्थम की कार्रवाई पर लागू नहीं होगा, किसी मध्यस्थम की कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। और मैंने आपको जब सीपीसी में पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए एफिडेविट्स जो है उन पर एविडेंस लिया जाता है, याद करो। एग्जामिनेशन कौन सा लिया जाता है, एग्जामिनेशन चीफ लिया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन कौन सा लिया जाता है। सीपीसी शुरुआत से पढ़ रहे हो ना आप, रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैंने क्या कहा था कि देखिए सिविल में जो एग्जामिनेशन चीफ होता है, जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें आप एविडेंस पे, एफिडेविट पे मान्य होते हैं, स्वीकार होते हैं। ऑर्डर 18 रूल 4, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? क्या पढ़ना छोड़ रखा है एविडेंस? एविडेंस का सीपीसी। तुम्हारा टेस्ट शेड्यूल करता हूं मैं सीपीसी का, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। टेस्ट शेड्यूल करता हूं, आप लोगों को टेस्ट शेड्यूल करना पड़ेगा। ट्वेंटी 22 या 23 को टेस्ट है, ठीक है ना, सीपीसी का। जितना पढ़ा दिया उतना, पढ़ाई छोड़ रखी है बिल्कुल ही। कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर है,
अभी लेके जाना मुझसे क्लास के बाद, ठीक है जी। कहाँ थे हम लोग? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अब बहुत सारा लिखना है, ठीक है ना। द एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल इंक्वायरीज ओनली, द एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल इंक्वायरीज ओनली, यह अधिनियम यह अधिनियम यह अधिनियम मात्र न्यायिक जांच पर ही लागू होता है, मैं मात्र न्यायिक जांच पर ही लागू होता है, न कि प्रशासनिक जांच पर, न कि प्रशासनिक जांच पर, एंड नॉट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, नॉट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, नॉट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। आगे लिखिए, एन इंक्वायरी इज ए जुडिशियल, एन इंक्वायरी इज ए जुडिशियल, at the inquiry is judicial, the inquiry is judicial if the object is to determine, if the object is to determine a jural relation between the parties, a object is to determine the jural relation between the parties, a jural relation between the parties, jural relation between the parties। कोई भी जांच न्यायिक तब कही जा सकती है, कोई भी जांच न्यायिक तब कही जा सकती है जब उस जांच का उद्देश्य, जब उस जांच का उद्देश्य पक्षकारों के विधिक संबंधों का पता लगाना हो, तब उस जांच का उद्देश्य पक्षकारों के विधिक संबंधों का पता लगाना हो, ज्यूरल रिलेशन ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के विधिक संबंधों का पता लगाना हो। पैराग्राफ चेंज मत करना, उसी में लिखते रहिए अभी। A judicial proceedings, a judicial proceeding, it means when the court is authorized to take, evidences on oath, evidences on oath, evidences on oath. This is known as judicial proceeding. This is known as judicial proceeding. This is known as judicial proceeding. इसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिए प्लीज, इसमें 2M, इसकी नई डेफिनेशन आ गई है, 2M लिखेंगे इसे। जहां लिखवाया ना मैंने इंग्लिश मीडियम को, तो सेक्शन 2M ऑफ सीआरपीसी जो था ना, अपनी नई डेफिनेशन 2M लिखिए, इसमें हिंदी मीडियम लिखिए। न्यायिक प्रक्रिया से ये तात्पर्य है कि, न्यायिक प्रक्रिया से यह तात्पर्य है कि जहां पर भी न्यायालय साक्ष्य को शपथ पत्र पर ले सकता है, जहां पर भी न्यायालय साक्ष्य को शपथ पत्र पर ले सकता है, जहां पर भी न्यायालय साक्ष्य को शपथ पत्र पर ले सकता है, जहां पर भी न्यायालय साक्ष्य को शपथ पत्र पर ले सकता है। ब्रैकेट में लिखिए, इसको लिखिए ब्रैकेट में, 2M ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा सही था। पहले क्या था? जुडिशियल प्रोसीडिंग, 2I था पहले, अब 2M हो गया। जनरली क्या हो रहा है ना, धीरे-धीरे चीजें चेंज हो रही है। ये जो डेफिनेशन क्लोज जो रटवाया था बिठा के बच्चों को, अब फिर से रटवाना पड़ेगा। याद है ABCDEFG, अब वो पूरा बदल गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा रट लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, बार बार पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। कानून भले से एक बदले या 10 बदले, अगर आपको कानून पढ़ना आता है और उसको समझना आता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता।
तुम कितने कानून बदल लो, पढ़ लेंगे नया कानून। तुम कल को जज बन गए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना नया कानून, फिर भी बदलेंगे तो फिर अभी तो हम जुडिशियल एस्पिरेंट है, हमें तो सब कुछ आना चाहिए। आगे लिखिए, आगे लिखिए। Proceedings under the Income Tax Act, proceeding under the Income Tax are not judicial proceedings, are not judicial proceedings. इनकम टैक्स के अंतर्गत की गई न्यायिक कार्रवाई, इनकम टैक्स के अंतर्गत की गई कार्रवाई, इनकम टैक्स के अंतर्गत की गई कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं है। Proceeding under the income tax are not judicial proceedings. However, हालांकि 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 however, the proceedings before industrial tribunal, the proceedings before industrial tribunals, the proceedings before industrial tribunals held to be judicial proceedings. The proceedings under industrial tribunals are held to be judicial proceedings. हालांकि अधिकरण के अंतर्गत की गई कार्रवाइयां, हालांकि अधिकरण के अंतर्गत की गई कार्रवाइयां न्यायिक कार्रवाइयां हैं। क्या बोल रहे हैं? औद्योगिक अधिकरण के आगे औद्योगिक कर लेना, औद्योगिक अधिकरण के अंदर की गई कार्रवाई, औद्योगिक अधिकरण, अधिकरण लिखा है ना मैंने, अधिकरण के अंतर्गत की गई कार्य, तो उसके अंदर औद्योगिक कर लेना उसके आगे, औद्योगिक, ताकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हैं? पूरा लाइन बोलिए। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्लास के बाद पूछना, ठीक है ना। आगे लिखिए। न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी, न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। देखिए, इनकम टैक्स को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं मानते हैं। इनकम टैक्स के जो एडवोकेट होते हैं ना, उनको हम लोग एडवोकेट भी नहीं मानते। हमेशा कोर्ट में टसल रहती है। टसल क्यों रहती है भैया? वो भी अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, होते वो भी एडवोकेट ही हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स की वकालत करता है ना, उसको फिर डिबार कर देते हैं वकील। वो क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इनकम टैक्स की वकालत ऑल टुगेदर डिफरेंट वकालत है। जो इनकम टैक्स का वकील होगा, उसकी एक मोनोपोली होती है, ठीक है। फिर उसको क्या होता है ना, उसको देखिए, अपने बेचारे इधर वाले वकील जो होते हैं, उनको तो स्ट्रगल करते 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 उस मुकाम पे पहुंचे। इनकम टैक्स वाले वकील हो गए या बाकी जो एडवोकेट हो गए, वो उन लोगों को थोड़ा अलग समझा जाता है कोर्ट के अंदर। इनको नॉर्मल एडवोकेट नहीं माना जाता। पहली बात तो ये, अगर आप कहो ना कि इनकम टैक्स एडवोकेट है, बोले एडवोकेट नहीं है तुम लोग सच्ची वकालत नहीं करते। असली वकालत है वो लोअर, जो बाकी वकालत हो रही वो है। इनकम टैक्स की वकालत कोई वकालत है क्या? इस टाइप के इनके ओपिनियन होते हैं। इनका अलग बार होता है, जैसे बाहर के चुनाव होते हैं ना, तो इनकम टैक्स की अलग से एक बार होती है। इनकम टैक्स के अलग से चुनाव होते हैं, इनकम टैक्स एडवोकेट्स के। इनको वोटिंग का राइट नहीं होता था, बहुत धबलेबाजी है। इनकम टैक्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानते, जबकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने जो हो रही है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, वहां पे एविडेंस लेना स्वीकार है। आगे देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस अधिनियम, फॉर द पर्पज ऑफ दिस अधिनियम एन इंक्वायरी इज ए जुडिशियल। इस अधिनियम के उद्देश्य से, इस अधिनियम के उद्देश्य से जांच जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है, जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस अधिनियम एन इंक्वायरी इज ए जुडिशियल। If the court has heard both the sides, if the court has heard both the sides, if the court has heard both the sides, यदि न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को उचित रूप से सुना है तो, यदि न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को उचित रूप से सुना है तो,
उचित रूप से सुना है तो। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एफिडेविट, शपथ पत्र, शपथ पत्र एफिडेविट। दिस अधिनियम डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, दिस अधिनियम डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, दिस अधिनियम डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स। ये अधिनियम शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि बिकॉज द deponent assertion of facts, because the deponent's assertion of facts is based upon his personal knowledge, and it does not constitute an evidence, क्योंकि क्योंकि शपथ ग्राहिता द्वारा बताए गए तथ्य उसके व्यक्तिगत जानकारी में होते हैं, इसलिए वह साक्ष्य के रूप में नहीं दिए जा सकते। अरे क्या होता है शपथ पत्र, तुमको पहले सीपीसी में बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ, तो बच्चे नए हैं उनके लिए। सर एफिडेविट होता है ना, आपने देखा होगा एफिडेविट अलग अलग पर्पस से होता है, कभी जुडिशियल पर्पस होता है, कभी नॉन जुडिशियल पर्पस भी होता है, अलग अलग, कभी न्यायिक रूप से देते हैं, कभी गैर न्यायिक रूप से भी देते हैं। इसमें क्या होता है ना, पॉइंट लिखता है आदमी सारे, और नीचे सेकंड, मान लीजिए ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, इसके यहाँ पे अपना साइन करता है, यहाँ पे नोटरी अपनी सील लगाता है, और यहाँ पे वो लिखता है कि जो भी तथ्य मेरे द्वारा दिए गए हैं वो मेरी जानकारी के अनुसार है। मतलब जो भी those facts which I am ascertaining right now, these are under my best of my knowledge। वो ये भी बताएगा कि कौन से उसकी नॉलेज में है, कौन सा नॉलेज में नहीं है। आपने ऑर्डर 18 पढ़ा है अपने सीपीसी में? अरे पढ़ा है ना ऑर्डर 18, उसमें मैंने भी बताया था कि वो चाहे तो ये भी लिख सकता है कि पैराग्राफ नंबर, जैसे 4 यहाँ तो होगा ना, 5, 6, 7, तो ये बता सकता है कि 1 से 4 तक तो मेरे अनुसार है, लेकिन 5 से लेकर 7 तक मुझे कहीं से ज्ञात हुए हैं, वो ये भी लिख सकता है। अब जो चीज वो कहीं से उसकी इंफॉर्मेशन में है, अब वो उस फैक्ट को एविडेंस नहीं माना जाएगा। समझ में आया क्यों शपथ पत्र पर नहीं मानते? लेकिन 18(4) उसका एक्सेप्शन है, ये भी बताया था मैंने उस टाइम पे आपको, सीपीसी पढ़ाते तब कि 18(4) इसका एक अपवाद है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब तुमने कितना ध्यान रखा नहीं रखा तुम्हारी मर्जी है। बताया था नहीं बताया था? आगे लिखिए। However, the affidavit can be used as a mode of proof. An affidavit can be used as mode of proof. हालांकि शपथ पत्र को किसी तथ्य को साबित किए जाने के प्रकार के रूप में लिया जा सकता है। किसी तथ्य को साबित किए जाने के प्रकार के रूप में लिया जा सकता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। It can become evidence only by the consent of the party। यह साक्ष्य तभी बन पाएगा जब पक्षकार की सम्मति प्रदान कर दी गई हो, by the consent of the party, or if specifically authorized by any provision of the law, or specifically authorized by any provision of law, या किसी सम्यक विधि के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई हो। ब्रैकेट में लिखिए ऑर्डर 18 रूल 4, ऑर्डर 19,
ऑर्डर 19 और पुरानी सीआरपीसी का तो मेरे को सेक्शन नंबर पता था, इसका नई वाली का मेरे को सेक्शन नंबर नहीं पता, तो आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लेना। नई सीआरपीसी का सेक्शन नंबर क्या है एफिडेविट का, मैं बता देता हूँ आपको। नई सीआरपीसी में एविडेंस है ना, जैसे 295 से 297 था पहले तो, जो जहां पे दिया हुआ था। अब नई वाली में क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अरे वो एक वकीलों में अभी वो चल रहा है एक ऐप, उस ऐप में वो सेक्शन नंबर डालते हैं पुराना वाला और नया वाला सामने आ जाता है। देखा आप लोगों ने? एक बार मैं उसको देख लेता हूँ कौन सा है, मैंने आपको नया सेक्शन में लिखा देता हूँ। जी, सेक्शन नंबर लिखिए 330 से 300 इस लिखिए इसमें 331 से 333 नई नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 331 से 333 ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिए सीआरपीसी के प्रोविजन कौन से हैं, क्योंकि एविडेंस तो सिविल और क्रिमिनल दोनों पे लागू होता है ना। भाई सिविल के प्रोविजन लिखा दिया आपको, ऑर्डर 18 रूल 4 ऑर्डर 19, तो भाई क्रिमिनल के भी लिख लो। अब नए वाले प्रोविजन याद करना स्टार्ट कीजिए। पुराना जो था वो था 295 297, अब नया ये है। नए पुराने अपन पढ़ेंगे तब कंपैरेटिव ही लिखवाऊंगा आपको, नोट्स में आपके कंपैरेटिव ही होंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन करके ही लिखवाऊंगा नोट्स में। लगेगा समय, क्या क्या दिक्कत है, 15 महीने का कोर्स है अपना, वही 80 क्लासेस इसको डिवोट करनी तो करनी है। तो आगे लिखिए, एक पैराग्राफ इनके लिखिए, शपथ पत्र चल रहा है अभी तक, पैराग्राफ इनके लिखिए। फर्दर आर्बिट्रेटर्स हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और और further arbitrators have to follow principle of natural justice और और आर्बिट्रेटर को गुजराती में तो हम लोग लवादी कहते थे, यहाँ पे हम लोग पंच कहते हैं शायद। क्या कहते हैं आर्बिट्रेटर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बताइए। मध्यस्थता तो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेटर मध्यस्थम, तुम लोग तो ये लिख लो मध्यस्थता की हाल और मध्यस्थता की कार्रवाई में। आगे लिखिए, मैं दूसरी लाइन लिखाता हूँ, और मध्यस्थता की कार्रवाई में, और मध्यस्थता की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, का अनुसरण किया जाता है। एंड दे आर नोट एंड दे आर नोट एंड दे आर नोट फॉर, कहा था लिखवा है, हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, बट दे आर नॉट बाउंड बाय बट दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस, परंतु वह परंतु वह परंतु वह साक्ष्य की विधि द्वारा, साक्ष्य की विधि द्वारा बाउंड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस, परंतु वह साक्ष्य विधि द्वारा सीमित नहीं है, परंतु वह साक्ष्य विधि द्वारा सीमित नहीं है। किसका नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार। जगन्नाथ अशोक कुमार, दिस इज 1987
सुप्रीम कोर्ट, जगन्नाथ, आगे लिखेंगे जो केस है ना, जो भी लिखवाया, इसके ऊपर जो लिखवाया ना कि एविडेंस प्रिंसिपल, जो होता है आर्बिट्रेटर जो होते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस चलते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे एविडेंस एक्ट हैज नो एप्लीकेशन टू इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय ट्रिब्यूनल्स। एविडेंस एक्ट नो एप्लीकेशन टू इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय ट्रिब्यूनल्स। यदि किसी अधिकरण द्वारा कोई जांच की जाती है तो उस परिस्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। आगे लिखिए यदि ये जांच न्यायिक प्रकृति की है, तो भी अधिकरण को प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को मानना होगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मानना होगा। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत देखो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत देखो, सब एक ही बात है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को मानना होगा। even though they may be judicial in nature, the tribunals has to follow the rules of natural justice. आगे देखिए, बस ये हो गया यहां तक ना, ठीक है। आगे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। विधि दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। एक तरफ लिखना, कॉपी को दो भागों में डिवाइड करना, 3-4 लाइन की डिवाइड करना, ज्यादा बड़ा डिवाइड मत करना। लेक्स फोराई, लेक्स लोकाई। लैटिन मैक्सिम है, इनका नाम ये आएगा, हिंदी में कोई नाम नहीं है इनका, ठीक है। लिखिए लेक्स लोकाई और लेक्स फोराई। लिखिए इसमें लेक्स फोराई, लेक्स लोकाई में इसमें लिखेंगे दिस इज द लॉ ऑफ फोरम और कोर्ट। ये न्यायालय का कानून है। जहां मामले का विचारण चल रहा है, where the trial has been conducted, जहां मामले का विचारण चल रहा है। लिखिए लेक्स लोकाई, यह स्थान विशेष कानून है या विधि है, यह स्थान विशेष विधि है। दिस इज द लॉ ऑफ लोकेशन, where the local courts situated, जहां स्थानीय न्यायालय स्थित है। ठीक है, कोर्ट का कानून होता है ये। इसमें कौन कौन से आते हैं अपने,
एविडेंस आता है सर, इसमें लिमिटेशन आता है, सीआरपीसी सीपीसी प्रोसीजर में नहीं आ गया। इधर क्या आता है सर, कॉन्ट्रैक्ट बनानी, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वहीं पे केस फाइल हो सकता है। पढ़ाई नहीं पढ़ा है? हाँ, गिरधारी लाल वाला केस, या फोन पे बता रहे हैं अहमदाबाद से बात कर रहा है वो महाराष्ट्र में, मैंने बताया केस आपको, भगवान दास गिरधारी लाल केडिया वाला, उसमें भी यही था। तो लॉ ऑफ लोकेशन, दिस इज अ लॉ ऑफ फोरम। समझ में आया? एविडेंस हो गया, लिमिटेशन हो गया, मेनली जो प्रोसीजर जी के जितने भी प्रोसीजरल लॉ हैं वो सब लॉ ऑफ फोरम है। प्रोसीजर कहाँ फॉलो किया जाता है, प्रक्रिया कहाँ पे फॉलो की जाती है, कोर्ट के अंदर, तो ये लॉ ऑफ फोरम है, न्यायालय के कानून है सारे। लॉ ऑफ लोकेशन में क्या होता है कि लॉ ऑफ लोकेशन वो चीज होती है जो कि न्यायालय नहीं, जो कि किसी न्यायालय का वो नहीं है प्रेरोगेटिव, वो जो स्थान के देख के अकॉर्डिंगली केस फाइल होता है। समझ में आई? ठीक है, हेडिंग डालिए सेक्शन 170, निरसन और व्यावर्तियां, सेक्शन 170, सेक्शन 170 से करते हैं और क्या। अरे भैया नया एक्ट है, अपनी इच्छा जैसे पढ़ाए, अपनी कोचिंग है खुद की, जैसे इच्छा है वैसे पढ़ाए, बच्चे को मजा तो आना चाहिए पढ़ने का, क्या सेक्शन 1-2 से स्टार्ट करना है भाई। एक्ट नया, सब कुछ नया, जैसे अपनी इच्छा वैसे पढ़ेंगे और क्या। सेक्शन 170, रिपील्स एंड सेविंग्स, निरसन और व्यावर्तियां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज रिपील्ड, फर्स्ट पॉइंट लिखना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज रिपील्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निश्चित किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निश्चित किया। एक और चीज लिखिए, इफ एनी, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखिए प्लीज। इफ एनी application, trial, inquiry, investigation, if any application, trial, inquiry, investigation, if any application, trial, inquiry, थोड़ा तेज लिखिए प्लीज, application, trial, inquiry, investigation, comma proceeding और appeal, और appeal is pending under the provisions of, is pending under the provisions of, is pending under the provisions of, is pending under the provisions of Indian Evidence Act 1872, Indian Evidence Act 1872, then it shall be deemed as, then it shall be deemed as, then it shall be deemed as if this adhiniyam, this adhiniyam had not come into force, this adhiniyam had not come into force, had not come into force, and they will be regulated by, and they will be regulated by Indian Evidence Act 1872, they will be regulated by Indian Evidence Act 1872। समझ में आई बात? मतलब जो पुराना कानून है, मतलब मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, 1 जुलाई के पहले केस फाइल हो गया था और उसकी ट्रायल वाइल चल रही है, वो सब 1872 से चल रहा है, तो उसी से चलेगा, ये नए से नहीं चलेगा। नए से चलेगी वो कार्रवाइयां जो 1 जुलाई के बाद लागू हुई है। भैया एफआईआर दर्ज हुई है 1 जुलाई को सुबह सुबह ही, तो भैया जो भी तेरी कार्रवाई होगी ना, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो भी जहां पे एविडेंस का यूज होगा या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का यूज होगा, तो वो सब आपका लगेगा फिर नए वाले से। लेकिन अगर पेंडिंग थी 1 जुलाई के पहले, अरे सर मान लीजिए 30 जून को एक ऑफेंस हुआ, तो इसका मतलब है कि पुराने से चलोगे आप। समझ में ही बात? लिखिए, हिंदी में लिखिए सर। यदि कोई जांच, अन्वेषण, यदि कोई जांच, अन्वेषण, कार्रवाई या अपील लंबित है, या अपील लंबित है, या अपील लंबित है,
इस अधिनियम के प्रवर्त होने की तारीख पर तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ही माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ही माना जाएगा और ऐसा भी माना जाएगा कि यह अधिनियम प्रवर्त नहीं हुआ है और ऐसे माना जाएगा कि यह अधिनियम प्रवर्त नहीं हुआ है और यह अधिनियम प्रवर्त नहीं हुआ है। और यह अधिनियम प्रवर्त नहीं हुआ है। समझ में आई बात? चलिए डेफिनेशन क्लोज स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन है कोर्ट की। देखिए 2A हेडिंग डाल लीजिएगा, डेफिनेशन, परिभाषाएं। 2A कोर्ट, it includes all judges and magistrate and all persons। अभी देखिए लाइन जो है ना, इस लाइन को समझना पड़ेगा आपको। हिंदी में लिखिए, पहले फिर इसको समझाता हूं मैं। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और वह सभी व्यक्ति आते हैं जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हैं। अब देखिए सर होता क्या चीज है, मैं आपको बताऊं। एविडेंस एक्ट में अगर आप देखेंगे, जहां पे लिखा हुआ है, जहां पे इन्होंने ये लाइन, जो मैंने लाइन आपको लिखाई, सभी व्यक्ति प्राधिकृत हैं, तो आपको लिखा है ना कि ऑल पर्सन्स, इंक्लूड ऑल पर्सन्स। तो ये ऑल पर्सन्स से हम बात कर रहे हैं, तो मतलब टेक्निकल बात ये है कि ऑल पर्सन में वो पर्सन पे आते हैं, जैसे आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा, जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में पढ़ेंगे, कि वो पर्सन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है जो पर्सन किसी स्पेशल पावर द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया हो। जैसे आपने देखा होगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो ये पावर होती है, एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया किसी को, या फिर विशेष कार्यवाहक मजिस्ट्रेट बना दिया है। तो जनरली बात क्या होती है कि हर व्यक्ति इसके अंदर आता है, हर व्यक्ति को आप कोर्ट कहोगे जिसको आपने ऑथराइज किया है एविडेंसेस लेने के लिए। ठीक है, एक लाइन और लिखिए इंग्लिश मीडियम में एक लाइन और लिखिए, ऑल पर्सन्स who are legally authorized to take evidence, जहां पे भी एक लाइन लिखी रहती है, मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट पढ़ना सिखा रहा हूं, जहां पे भी एक शब्द दिया होता है इंक्लूड्स, लिखा हुआ है इंक्लूड्स would always mean about one thing, this definition is not exhaustive, क्योंकि ये परिभाषा जो है ये पूर्णतया नहीं है। ये जो शब्द है अपने अंदर इंक्लूड्स, ये बहुत सारी चीजें लेके बैठता है। इंक्लूड्स का मतलब हर चीज इंक्लूड नहीं है, मेरी बात समझिए। इंक्लूड जहां पे भी लिखा हो ना, इट इंक्लूड्स का मतलब ये डेफिनेशन जो दी हुई है इन्होंने कोर्ट की, न्यायालय की जो परिभाषा जो लोग बता रहे हैं, इसमें और 10 चीजें ऐड हो सकती है। समझ में आई बात? इंक्लूड का मतलब होता है कि ये डेफिनेशन खुद में एक संपूर्ण डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ जज, मजिस्ट्रेट और जिसको भी एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज किया कि वो ही सिर्फ होगा, उसके अलावा और भी हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज नहीं है एविडेंस लेने के लिए? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ले सकता है, लगाओ अपने 141 की पावर। क्या हाई कोर्ट ऑथराइज नहीं है एविडेंस लेने के लिए? है एविडेंस लेने के लिए।
ये सब स्पेशल पावर्स है इनकी। तो अगर आप सिर्फ आपने जजेस मजिस्ट्रेट लिख दिया है, ये थोड़ी ना कि आप मान लो डीएम तो लिखा ही नहीं है, लिखा है क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन उसकी भी तो कोर्ट होती है। अरे जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, उपखंड अधिकारी की कोर्ट होती है, तहसीलदार की कोर्ट होती है, इवन होती नहीं होती इनकी कोर्ट्स। फिर आपने लिखा ही नहीं है सर इनका नाम। तो इंक्लूड्स का मतलब होता है कि सर इसके अंदर और भी चीजें सम्मिलित होंगी जो कोर्ट इंटरप्रेट कर करके इसमें ऐड करता रहेगा। अरे समझ में आई ये बात? इसको बैरेक्ट दो एक बार, आपको एक बार इंग्लिश है ना उसमें एक बार कोर्ट की डेफिनेशन देखो एक बार, सेक्शन 3 में कोर्ट की डेफिनेशन देखो, सेक्शन 3 में दिख रही है, 3 में कोर्ट की डेफिनेशन इंक्लूड्स लिखा हुआ है वहां पे, इट इंक्लूड्स। तो उस इंक्लूड का मतलब है कि सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जो भी डेफिनेशन में दिया हुआ है, कौन कौन सी डेफिनेशन दिया हुआ है एक बार देखिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जजेस, ऑल जजेस मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ ये इतने ही लोग नहीं है, और भी लोग हैं जो, जहां पे भी ये शब्द लग जाएगा ना इंक्लूड, इसका मतलब होगा कि और भी हैं जो वो और भी लोग हैं, सिर्फ इतने से ही लोग नहीं है इस कोर्ट की परिभाषा के अंतर्गत, और भी लोग हैं जो ऐड हो सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसके अंतर्गत, तो अंतर्गत जब भी कोई शब्द आएगा आपका अंतर्गत, तो अंतर्गत में और भी चीजें आ जाती है, लिखा हुआ है ना न्यायालय शब्द के अंतर्गत, समझ में आई बात? अभी ज्ञान को थोड़ा सा शांत करो, अपन पढ़ेंगे सीआरपीसी। अरे आप लोगों को सीआरपीसी पढ़ने का शौक है तो शाम को एपीओ बैच लगता है, उसमें बैठो, तुम्हें तो एक्सेस ही है। उसमें देखो, उसमें पढ़ा है स्पेशल मजिस्ट्रेट क्या होता है, कितने साल के लिए अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है। अभी बच्चों से पूछ लूंगा तो फिर इनको, अरे बता पाओगे ऑनलाइन वाले बच्चों कौन अपॉइंट करता है स्पेशल मजिस्ट्रेट को? छोड़ो, कहाँ पूछा इनसे, छोड़िए, आप लोग तो लेते नहीं है एपीओ के बेस में। आप लोग तो देखिए आरजीएस का टारगेट है आपका, तो आप एपीओ नहीं लेते, और आपने फॉर्म भी नहीं भरा, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहुत अच्छा बैच चल रहा है एपीओ का इवनिंग में, और बहुत अच्छा बैच है, मतलब बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें। डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोग पढ़ेंगे तब। लिखिए पैराग्राफ देख लिखिए, परंतु परंतु न्यायालय की परिभाषा में, परंतु न्यायालय की परिभाषा में मध्यस्थों को शामिल नहीं किया गया है, परंतु न्यायालय की परिभाषा में मध्यस्थों को शामिल नहीं किया गया है, परंतु न्यायालय की परिभाषा में मध्यस्थों को शामिल नहीं किया गया है। However, the code does not include arbitrators. However, the code does not include arbitrator. जाके पढ़िएगा स्वाति, एक बार जाके देखिए, गलत सलत जवाब मत दीजिए। हाँ, इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है गलत ही आंसर आएगा, और मैं फिर, अरे तुम लोग सही जवाब नहीं दोगे तो मैं ही दुखी रहूंगा ना उल्टा, फिर दिन भर। इससे पूछा 18/4 गेम ओवर, इससे पूछा हाई कोर्ट लिख रही है, फिर इसलिए मन नहीं करता मेरा सवाल पूछने का, मुझे पता है ना गलत ही आंसर आना है तुम लोगों से। उठा के कुछ भी पूछ लेता हूं तो उसमें तुम लोग डब्बा गायब हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि छोड़ना क्यों भी पूछना है। ठीक है बेटा, हाई कोर्ट ही करता है, ठीक है ना। ये बैरेक्ट उठा लिया मैंने आपके लिए, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ, 21 पढ़ो एक बार, ठीक है ना, एक बार 21 पढ़िए। और 21 पढ़िए एक बार, और एक बार 13 पढ़िए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट होती है तो हाईकोर्ट अपॉइंट करता है, हाईकोर्ट खुद से अपॉइंट नहीं करता है। क्या हाईकोर्ट को जरूरत पड़ेगी क्या स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करने की, बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है तो हाईकोर्ट बनाता है, रिकमेंडेशन आर मैंडेटरी। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है ना। आज थोड़ा सा हमने क्लास ज्यादा खींच लिए, हम पढ़ेंगे निश्चयक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी मैम की क्लास है आप लोगों की, आपका 74 75 बचा हुआ है ना, 73 74 दो सेक्शंस बचे हुए हैं,
तो वो अभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो टेस्ट खत्म हो जाएंगे और कल से अपना वही सीपीसी चल जाएगा वापस।